हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनीष आनंद और फिर से आप लोगों का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर में स्वागत है। और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर को डिस्कस किया था। और जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि अगले क्लासेस में हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखेंगे, पढ़ेंगे। और मैंने बताया था कि बोर्ड की व्यू से या कॉम्पिटिटिव व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये टॉपिक भी बहुत आसान है। हम लोग चलिए नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हैं। तो कुछ रूल्स है बच्चों जिसको याद रखना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये रूल्स अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को लिख नहीं पाएंगे सही ढंग से। तो जो मैं रूल्स बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उस रूल्स को आप ध्यान रखेंगे, याद कर लेंगे और आफ्टर डैट जो है आप क्वेश्चन को बनाना जो है स्टार्ट करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के लिए जो हमारा सबसे पहला रूल है वो है नेम ऑफ कैटायनिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट। कहने का मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक पार्ट कैटायन होता है, दूसरा पार्ट एनायन होता है। तो हमेशा हम लोग कैटायन पार्ट को सबसे पहले लिखेंगे। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो हमारा कैटायनिक पार्ट होगा उसका नाम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। तो हम लोग और आप लोगों को बताया भी थे हम कि कैटायनिक पार्ट को कैसे पहचानेंगे। तो कहने का सेंस है कि अगर जो भी पार्ट पहले लिखा हुआ हो, चाहे वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है ना, सॉरी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ही होता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या काउंटर आयंस जो भी पहले लिखा हुआ हो डैट विल बी आवर कैटायनिक पार्ट, और जो बाद में लिखा हुआ हो वो हमारा क्या होगा, एनायनिक पार्ट होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पहले लिखा हुआ है या काउंटर आयंस पहले लिखे हुए हैं। जो पार्ट पहले लिखा हुआ होगा वही हमारा कैटायनिक पार्ट होगा। तो हम कहते हैं क्या कि हमेशा सबसे पहले कैटायनिक पार्ट जो होगा सबसे पहले हम लोग नाम उसी का लिखेंगे। तो हम लोग कह रहे हैं कि नेम ऑफ कैटायनिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट, यानी सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, कैटायनिक पार्ट। कैसे लिखेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। बच्चों ध्यान रहे, फिर मैं बता रहा हूँ इसका सेकेंड रूल कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम और आयन इज रिटन जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ सेंट्रल एटम। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो मैं क्या आपको जैसा कि बता दूँ कि जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले पार्ट का नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तो जब सेंट्रल एटम का हम लोग नाम लिख लेंगे तो सेंट्रल एटम का नाम लिखने के ठीक बाद, यानी कि जो हमारा सेंट्रल एटम मतलब जो हमारा सेंट्रल मेटल है उसके ठीक बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग लिखते हैं। ठीक उसके बाद मतलब सेंट्रल हमारा मेटल जो होगा उसका नाम लिखने के ठीक बाद हम लोग रोमन नंबर में यानी कि रोमन संख्या में हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। ध्यान रहे इस बात को। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि जब हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नेमिंग कर रहे होते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के नेमिंग में जब हम लोग सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं, सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं, तो उसका सेंट्रल मेटल के नाम लिखने के ठीक बाद स्मॉल ब्रैकेट में रोमन नंबर में हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट को दर्शाते हैं। फिर हमारा तीसरा रूल कहता है कि इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कैटायन देन द नेम ऑफ सेंट्रल एटम इज रिटन एज, व्हाइल इन केस ऑफ एनायनिक कोऑर्डिनेशन एंटिटी द नेम ऑफ सेंट्रल एटम इज रिटन बाय एडिशन ऑफ 8 ATE। मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जैसा कि हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर को जानते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा कैसा होता है। तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है कैटायन है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल एटम का जो नाम हम लोग लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे। लेकिन वही अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है हमारा अगर एनायनिक है तो हम लोग उसके लास्ट में, नाम के लास्ट में हम लोग ATE लगा करके जो है हम लोग उसके नाम को लिखते हैं। जैसे Fe रहेगा तो उसका नाम लिखते हैं फेरेट, कोबाल्ट रहता है तो लिखते हैं कोबैलेट, जिंक रहता है तो लिखते हैं जिंकेट, AU यानी कि हमारा गोल्ड रहेगा तो लिखेंगे ऑरेट, Hg रहता है तो लिखते हैं मर्क्यूरेट, क्रोमियम रहता है तो लिखते हैं क्रोमेट,
मैग्नीज रहता है तो लिखते हैं मैग्नेट, पीबी रहता था प्लम्बेट, कॉपर रहेगा तो क्यूपरेट, निकल रहेगा तो निकलेट, पीटी रहेगा तो यानी कि प्लेटिनम रहेगा तो प्लेटिनेट, अगर प्लेडियम रहता है तो प्लैंडेट, और एजी रहता है तो आर्जेंटेट। कहने का मतलब है कि इसको आप एकदम याद रखेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि लास्ट के नाम के कुछ अक्षर को हटा करके हम लोग क्या करते हैं, ए टी ई ऐड करते हैं, लेकिन ये तब करेंगे बच्चों जब हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना। हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो है, अगर वो हमारा एनायनिक पार्ट है, मतलब अगर उस पर निगेटिव चार्ज है, तो हम लोग कहते हैं तब हम लोग जो है उसके कोई भी सेंट्रल एटम के नाम के लास्ट से जो है कुछ वर्ड को हटा करके हम लोग ए टी ई जोड़ के उसका सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं। तो मैं जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर एफी है तो एफी को हम लोग फेरम कहते हैं तो लिखते हैं फेरेट, है ना। जैसे क्रोमियम है तो क्रोमियम में हम लोग IUM हटा के लिखते हैं क्रोमेट। इस तरीके से हम लोग सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारा क्या हो, एनायनिक पार्ट हो। ध्यान रहे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी एनायनिक पार्ट हो। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक पार्ट है, अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक पार्ट है तो Fe जो है हमारा उसको हम लोग आयरन लिख सकते हैं, फेरम लिख सकते हैं, मतलब जो नाम हम लोग एक्चुअल जानते हैं वही लिखेंगे। अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारा कैटायनिक पार्ट है तो जो नाम हम लोग उस सेंट्रल मेटल का जानते हैं वही लिखेंगे, लेकिन अगर एनायनिक पार्ट होगा तो कुछ इस तरीके से उसके नाम को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करके सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। अब हम लोग चौथे रूल की ओर बढ़ते हैं। अब चौथा रूल कहता है कि इफ़ नेम ऑफ लिगेंड एंड्स इन आइट देन लिगेंड नेम इज रिटन बाय रिप्लेसिंग ई बाई ओ। कहने का मतलब अगर कोई लिगेंड है तो लिगेंड के नाम के अंत में अगर IDE लगा हुआ है, अगर IDE लगा हुआ है तो हम लोग लिगेंड के नाम में, है ना, ई को ओ द्वारा क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई लिगेंड है उसका जो हमारा जो नाम होगा उस नाम के लास्ट में अगर IDE लगा हुआ है तो IDE में ई को हम लोग रिप्लेस कर, ई को जो है हम लोग ओ से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे हैलाइड होगा तो लिखेंगे हैलाइडो, साइनाइड होगा तो लिखेंगे साइनाइडो, ऑक्साइड होगा तो ऑक्जो या ऑक्साइडो, परऑक्साइड होगा तो परऑक्साइडो, फॉस्फाइड है तो फॉस्फाइडो, नाइट्राइड है तो नाइट्राइडो, क्लोराइड है तो क्लोरो या क्लोराइडो, है ना। तो ध्यान रहे, अगर कोई भी लिगेंड है, लिगेंड क्या होता है बच्चों, लिगेंड वह हमारा स्पेसीज है, वह न्यूट्रल या एनायनिक स्पेसीज है जो किसी भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ जुड़ा होता है, अटैच रहता है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी लिगेंड है और लिगेंड के नाम के लास्ट में अगर IDE लगा हुआ है, ध्यान रहे क्या लगा हुआ है, IDE लगा हुआ है, तो हम लोग IDE में से E को O के द्वारा रिप्लेस करते हैं और तब उसका नाम हम लोग लिखते हैं, ठीक है। फिर आफ्टर डैट हम लोग जाते हैं हम अपने अगले रूल की ओर, है ना, जो कहता है कि इफ़ द नेम ऑफ लिगेंड एंड्स इन 8, अगर कोई लिगेंड है उसके नाम के लास्ट में ATE लगा हुआ है या ITE लगा हुआ है, देन द लिगेंड नेम इज रिटन बाय रिप्लेसिंग E बाई O। ध्यान रहे, फिर से कह रहे हैं कि अगर कोई लिगेंड है और उस लिगेंड के नाम के लास्ट में ATE या ITE लगा हुआ है तो फिर से उस लिगेंड के नाम के लास्ट के ई को रिप्लेस कर देंगे हम लोग ओ के द्वारा और तब उसका हम लोग नाम लिखेंगे। जैसे कार्बोनेट है तो ATE लगा हुआ है लास्ट में तो लिखेंगे कार्बोनेटो, ठीक है। नाइट्राइट है ITE लगा हुआ है तो बस ई को रिप्लेस कर देंगे और लिखेंगे ITO। फिर फॉस्फेट है तो ई को हम लोग लास्ट में ई को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे और लिखेंगे क्या, ATO। फिर सल्फेट है तो ATE में ई को रिप्लेस करेंगे ओ के द्वारा, तो उसका हम लोग इस तरीके से क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी है बच्चों, जैसे यहाँ पर H2 है तो उसके लिए हम लोग एक्वा या एक्वो लिखते हैं, NH3 है तो सिंपल उसका हम लोग एमीन ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रहे कि अगर ऐसा कोई लिगेंड है और उस लिगेंड के नाम के लास्ट में ITE या ATE लगा हुआ है तो हम कहते हैं क्या कि उसका नाम जो हम लिखेंगे, लिगेंड नेम जो लिखेंगे ड्यूरिंग द रिटन ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बाय रिप्लेसिंग E बाई O। मीन्स अगर कोई लिगेंड है और किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम लोग नोमेनक्लेचर कर रहे हैं और कोई लिगेंड है उसके लास्ट के नाम यानी कि उसके नाम के लास्ट में ATE या ITE लगा हुआ है
तो हम लोग ई को ओ के द्वारा रिप्लेस करके उसका क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया, कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो, नाइट्राइट है तो नाइट्राइटो, फॉस्फेट है तो फॉस्फेटो, सल्फेट है तो सल्फेटो। कुछ एक्सेप्शंस भी है, जैसे H2O, एक्वा, H2O को लिखते हैं एक्वा या एक्यो, है ना, और NH से लिखते हैं एमीन। फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है बच्चों कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में एक से ज़्यादा तरह का लिगेंड आ जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारा अगला रूल है, तो आप ध्यान से देखेंगे कि 6ठा नंबर रूल हमारा कहता है कि इफ़ मोर देन वन लिगेंड, है ना, इफ़ मोर देन वन लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर देन लिगेंड नेम इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कहने का मतलब है कि अगर एक ही तरह का लिगेंड हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर एक से ज़्यादा टाइप का लिगेंड हमारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है, ठीक है, तो बारे बारे से उसका नाम लिखना होगा। अब बारे बारे से नाम लिखने के केस में हम लोग ये सोचेंगे कि ना पहले किसका नाम लिखा जाए। तो ध्यान रहे, यहाँ पर पहले हम लोग उसका नाम लिखेंगे जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा। जैसे अगर कोई लिगेंड है जो उसका नाम ए से स्टार्ट है, तो और अगर उसके रिस्पेक्ट में कोई दूसरा लिगेंड है जिसका नाम जो है मान लीजिए कि आई से स्टार्ट है, तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, पहला लेटर देखेंगे हम लोग कि कौन सा पहले आ रहा है। तो ए आ रहा है कि आई आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ए आ रहा है। तो सबसे पहले जिस वैसा लिगेंड जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, पहले हम लोग उसका नाम लिखेंगे, और बाद में जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आएगा उसका हम लोग नाम बाद में लिखेंगे। तो वही कहने का मतलब है कि इफ़ मोर देन वन लिगेंड्स आर प्रेजेंट इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर देन लिगेंड नेम इज रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा पहले हम लोग उसका नाम लिखेंगे। बच्चों ध्यान रहे, अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी देख रहे हैं, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं किया है। ये सारी चीज़ों को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं क्वेश्चन पे, वो आपको एकदम हर एक एग्जांपल के द्वारा हम बता देंगे, है ना। और ये सारे जितने भी टाइप देख रहे हैं हम लोग, रूल्स देख रहे हैं, इन सारे रूल्स को एक एक क्वेश्चन पर हम लोग अप्लाई करके देखेंगे कि हाँ एक्चुअली कैसे अप्लाई हो रहा है। अब एक बात और ध्यान से देखिए, जैसे अब मान लीजिए कि हमारा अगला रूल क्या है, देखिए, इफ अ लिगेंड इटसेल्फ इन्वॉल्व्स डाई ट्राई टेट्रा देन 20 ट्रिस टेट्रा किस ETC आर यूज्ड बिफोर द लिगेंड नेम। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई ऐसा लिगेंड है जिसका नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ है, जैसे डाई एथिलीन ट्राइएमीन, है ना, डाई एथाइलीन, इस तरीके से। मतलब बहुत सारा ऐसा लिगेंड है जिसके नाम में पहले से ही क्या लगा होता है, डाई लगा होता है, ट्राई लगा हो सकता है या टेट्रा लगा हो सकता है। तो वैसे लिगेंड का नाम लिखने में हम लोग क्या करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा फिर से यूज नहीं करेंगे, बल्कि अगर वह लिगेंड अगर 2 बार आया है तो हम लिखेंगे 20, अगर 3 बार है तो ट्रिस, 4 बार आया है तो टेट्राकिस, ठीक है ना। हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। जैसे अगर कहने का मतलब है कि अब आप लोग के दिमाग में ये संशय होगा कि ऐसा कोई लिगेंड का नाम एक फिर से रिकॉल कर दिया जाए जिसमें डाई ट्राई टेट्रा पहले से ही लगा हुआ है ना। तो जैसे अब बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है बच्चों, जैसे ऑक्जेलेट आयन, नहीं सॉरी ऑक्जेलेट आयन हमारा नहीं है, ऑक्जेलेट आयन में कहीं से भी डाई ट्राई टेट्रा नहीं लगा हुआ है। तो एक हमारा एग्जांपल है डाई इथाइलिन ट्राइएमीन, है ना, डाई इथाइलिन ट्राइएमीन। अब मान लीजिए कि ये जो डाई इथाइलिन ट्राइएमीन है हमारा, जिसको हम लोग डाई EN से हम लोग डिनोट करते हैं, है ना, उसका जो हमारा एब्रिविएशन है, यानी कि उसका जो शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है तो बहुत बड़ा नाम नेमिंग में सेट बहुत बेहतर ढंग से नहीं हो पाएगा, वो देखने में बहुत ही ऑड लगेगा, इसलिए हम लोग उसके शॉर्ट नेम को लिखते हैं। तो डाई इथाइलिन ट्राइएमीन जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा लिगेंड है, उसमें ऑलरेडी पहले से ही नाम में क्या लगा हुआ है, डाई लगा हुआ है। तो अगर ऐसे कंपाउंड, ऐसे लिगेंड 2 और 3 टाइम्स आते हैं तो फिर से दोबारा डाई ट्राई हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। फिर से हम लोग दोबारा डाई ट्राई यूज नहीं करेंगे, बल्कि अगर 2 बार आया है ना, तो लिखेंगे 20, अगर 3 बार आया है तो ट्रिस, 4 बार आया है तो टेट्राकिस। लेकिन 20 ट्रिस टेट्राकिस, ध्यान रहे 20 ट्रिस टेट्राकिस ये वर्ड तब हम लोग यूज करेंगे जब वैसा लिगेंड हमारा 2 बार 3 बार आया है जिस लिगेंड के नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा यूज किया हुआ है। और वैसे लिगेंड अगर 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो उसके नाम से पहले हम लोग 20 ट्रिस टेट्राकिस लगाएंगे, है ना, न कि फिर से हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए, फिर सारे बातों को हम लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे कि हाँ किस तरीके से हम लोग इस पर काम करेंगे और कैसे हम लोग किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर ड्रॉ करेंगे।
हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ गिवन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे सबसे पहला हम लोग का एग्जांपल है KFOFeCN का होल 6, ठीक है ना। इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि किसी भी गिवन कंपाउंड का, किसी भी गिवन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखने से पहले हम लोगों ने जितने रूल्स को देखा है उन सारे रूल्स को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले नेम ऑफ कैटायनिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट। क्लियर है? नेम ऑफ कैटायनिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट मतलब कि सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम लोग वैसे पार्ट को लिखेंगे जो कैटायनिक पार्ट है। तो मैंने बताया था कि दो ही प्रकार के आयन्स जो है हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में होते ही हैं। एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला आयन हो सकता है, दूसरा काउंटर आयन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर कौन होता है, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है, और हम लोग जानते हैं काउंटर आयन्स कौन होते हैं, जो आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखा हुआ होता है। तो ध्यान दीजिए आप लोग इस बात पर कि यानी कि यहाँ जो हमारा KFOFeCN का होल 6 है, इसमें K4 जो है हमारा क्या है, काउंटर आयन है, और FeCN का होल 6 चूँकि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। तो K4 K जो है हमारा वो पहले लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये हमारा क्या होगा, कैटायनिक पार्ट होगा। और क्या, जो FeCN का होल 6 जो है हमारे स्क्वायर ब्रैकेट में है और जो कि बाद में लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, एनायनिक पार्ट होगा। तो मैंने बताया था कि जो भी नाम वगैरह चेंज होगा, जो भी नाम वगैरह चेंज होना है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ किस केस में होना है, जब हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायनिक पार्ट होगा। जब हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, एनायनिक पार्ट होगा। देखिए यहाँ पर पोटेशियम है हमारा, और हम जानते हैं कि ये 4 क्या बच्चों, 4 तो हमारी वैलेंसी है। तो ध्यान रहे, ये इसका नाम लिखना बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम लोग कैटायनिक पार्ट को लिख रहे हैं, तो लिख दिए पोटेशियम। क्लियर है? सबसे लिखा लिख दिए पोटेशियम। अब देखिए, अब हम लोग जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में से उसके बाद सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नाम किसका, लिगेंड का, ठीक है। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। तो लिगेंड हमारा क्या है, CN। CN को क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, साइनाइड कहते हैं। तो ध्यान रहे, हम लोग कहते हैं कि अगर ऐसा कोई भी लिगेंड है, अगर ऐसा कोई भी लिगेंड है जो जिसके लास्ट में IDE लगा हुआ है, तो E को हम लोग O के द्वारा रिप्लेस करके हम लोग उसके नाम को लिखते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है साइनो, देखिए ध्यान से, साइनो लिखा है, साइनो, तो साइनाइडो भी लिख सकते हैं आप। तो हेक्सा वर्ड का मैंने यूज इसलिए किया है क्योंकि यहाँ 6 टाइम्स आया है साइनाइड, ठीक है ना। साइनाइड कितना टाइम्स आया है, 6 टाइम्स है, इसलिए हम लोग यूज किए हैं इसके लिए हेक्सा वर्ड। तो 6 के लिए है क्या, हेक्सा, हेक्सा साइनो या साइनाइडो, ठीक है, हेक्सा साइनो या साइनाइडो। अब मैटर आया लिखने का क्या, सेंट्रल मेटल का नाम, कि हम लोग सेंट्रल मेटल का नेमिंग कैसे करेंगे। तो बच्चों सबसे पहला बात तो हम लोग कहते हैं क्या कि अगर हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैटायनिक पार्ट है, ठीक है, तो उसमें सेंट्रल मेटल का नाम लिखने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे नाम, जो भी नाम है वही नाम हम लोग लिख देंगे। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा एनायनिक पार्ट है ना, तो उसके नाम के लास्ट के कुछ अक्षर को हम लोग रिप्लेस करके उसके नाम को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि अगर आयरन है, जिसको हम फेरम कहते हैं, है ना, और अगर वो एनायनिक पार्ट होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो होगा वो क्या होगा, एनायनिक पार्ट होगा। और अगर Fe उसमें है तो Fe का नाम जो चेंज हो गया वो क्या हो जाता है, फेरेट। फेरम नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, फेरेट। तो हेक्सा साइनो, अब देखिए ध्यान से, सारा का सारा लिगेंड तो एक ही तरह का है, तो नाम तो लिख दिए हेक्सा साइनो। अब बचा किसका नाम, Fe का, तो क्या लिखे हम लोग, हेक्सा साइनो फेरेट, हेक्सा साइनो फेरेट। फेरेट क्या है हमारा, Fe का नाम हो गया। फिर नाम चेंज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो क्या है, एनायनिक पार्ट है। तो एनायनिक पार्ट में हम लोग अंत के कुछ लेटर को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं दूसरे लेटर से, ठीक है ना। तो इसलिए जो है फेरम का नाम क्या हो गया, फेरेट हो गया बच्चों। अब जैसे कि मैंने बताया था कि जब आप लोग सब लिख लेंगे, सारा नाम वगैरह लिख लेंगे, और लास्ट में जब आप सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे तो सेंट्रल एटम के नाम के ठीक बाद स्मॉल ब्रैकेट में आप रोमन संख्या में, रोमन नंबर में आप उस सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे। तो वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि जिसका निकालना होता है उसको X मान लेते हैं। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है बच्चों वो क्या होता है, +1 होता है।
है ना। तो +1 × 4, क्योंकि पोटेशियम 4 की संख्या में प्लस Fe को हम लोग x मान लेते हैं, है ना, प्लस CN पे एक नेगेटिव चार्ज होता है तो -6 हो जाएगा = 0, है ना। तो 4 + x - 6 = 0, x = क्या हो जाएगा +2। तो ये +2 इस तरीके से नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे रोमन नंबर में। तो मैंने क्या लिखा फेरेट 2। तो ध्यान रहे, अब पूरा नाम क्या हो गया इसका, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और क्या हो जाएगा लास्ट में 2। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो गया K4FeCN का होल 6 का नोमेनक्लेचर हो गया। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसका नाम है जिसका फॉर्मूला है CONH3 का होल 4 SO4। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि सबसे पहले हम लोग केटाइनिक पार्ट को लिखेंगे। सबसे पहले जो नाम हम लोग लिखेंगे वो किसका, केटाइनिक पार्ट का। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कोऑर्डिनेशन स्पेयर हमारा केटाइनिक पार्ट है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर एनायनिक पार्ट था, और यहाँ पे क्या है बच्चों, केटाइनिक पार्ट है, ध्यान रहे। तो केटाइनिक पार्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा सेंट्रल एटम होगा उसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जो नाम हम लोग नॉर्मली लिखते हैं बस वही नाम लिखेंगे हम लोग। लेकिन हाँ, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सब हम लोग सेंट्रल एटम से पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल एटम से पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। तो आप बस स्टार्ट हो जाइए, फिर कोई ऐसा कुछ इसमें टेंशन वाली बात नहीं है और बहुत टफ बात नहीं है। तो CONH3 का होल 4 SO4 है ना, आप ध्यान से देखें। तो CO सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका नाम NH3 का। तो NH3 का क्या लिखा था, मैंने नाम बताया था आपको एमीन। तो एमीन मैं लिख दिया, लेकिन हेक्सा नहीं, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेट्रा, क्या हो जाएगा बच्चों, टेट्रा हो जाएगा, बिकॉज 4 टाइम्स है ना, क्या है 4 टाइम्स है। तो टेट्रा एमीन है ना, टेट्रा एमीन हो गया। देखिए एमीन 4 टाइम्स आया ना। अब लिगेंड तो वही होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में होता है, तो एमीन के अलावा और कोई भी लिगेंड हमारा यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या लिखा, टेट्रा एमीन। टेट्रा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 4 टाइम्स एमीन आया है, और एक्सेप्शन में था एमीन को एमीन ही लिखते हैं, एमीन के नाम में कोई चेंजिंग हमारी नहीं होती। तो टेट्रा एमीन। अब ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर हमारा क्या है, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का हम लोगों ने नाम लिख दिया, जो नाम होता है वही लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है हमारा क्या है, केटाइनिक पार्ट है। और केटाइनिक पार्ट लिखने के समय अगर हमारा सेंट्रल एटम आता है तो उसके नाम में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, तो जैसे ही हम लोगों ने पढ़ा था रूल्स में कि जैसे ही हम लोग सेंट्रल मेटल का नाम लिख लिए तो ठीक उसके बाद हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, वो भी रोमन नंबर में। तो वी हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ व्हाट, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट को हम लोगों ने X मान लिया, प्लस NH3। बच्चों NH3 हमारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो 0 × 4 प्लस, और SO4 है तो SO4 पर क्या -2 चार्ज होता है, =0। तो x + 0 - 2 = 0, x = क्या हो जाएगा +2। यानी कि यहाँ पर 3 नहीं होगा बच्चों, यहाँ मतलब ये कुछ एरर है इसमें। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और लास्ट में लगा हुआ है बच्चों SO4 ना, तो SO4 क्या कहते हैं, क्लोराइड नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन कोबाल्ट 2 सल्फेट, टेट्राएमीन कोबाल्ट 2 सल्फेट, टेट्राएमीन कोबाल्ट 2 सल्फेट इज द IUPAC नेम ऑफ व्हाट, CONH का होल 4 SO4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है जिसका केमिकल फार्मूला है CONH का होल 6 ClSO4। फिर से हम लोग क्या देख रहे हैं क्या कि हमारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो है क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, यानी केटाइनिक पार्ट है। तो बस स्टार्ट कर ले हम लोग फिर से। CONH का होल 6 है ना, तो 6 टाइम्स सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, लिगेंड का नाम। तो लिगेंड का नाम लिख रहे हैं हेक्सा एमीन, 6 टाइम्स है हमारा एमीन, तो हेक्सा एमीन। अब चूंकि केटाइनिक पार्ट है हमारा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर केटाइनिक पार्ट है, तो इसके सेंट्रल एटम के नाम में किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं होनी है, तो सीधे लिख दिया हम लोग कोबाल्ट। अब हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, इम्पोर्टेंट काम है हमारा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना। तो जानते हैं NH3 का 0 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन का हो जाएगा बच्चों -1, सल्फेट का हो जाएगा -2, तो -2 - 1 -3, तो x - 3 = 0, x = क्या हो जाएगा +3, ठीक है ना, x = क्या हो जाएगा बच्चों +3। अब क्लोरीन को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड,
और सल्फेट को सल्फेट ही बोलते हैं। चूंकि ये हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में नहीं है ना, तो इसके नाम में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो सीधे लिख दिए क्लोराइड और सल्फेट। ध्यान से देखिए आप, हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये कैटायनिक पार्ट है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसका नाम लिखना स्टार्ट किया। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे किसका, लिगेंड का। तो लिगेंड का नाम लिखा हम लोगों ने लिखा एमीन। एमीन कितना टाइम आया बच्चों, तो 6 टाइम, तो इसे लिखा हम लोगों ने हेक्सा एमीन। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में सिर्फ और सिर्फ एक ही लिगेंड था। अब बचा कौन, सेंट्रल एटम। तो हम लोग सेंट्रल एटम का नाम लिखे जस के तस, मतलब जो नाम है वही लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा कैटायनिक पार्ट है। हम लोगों ने पढ़ाया रूल कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर अगर कैटायनिक पार्ट है तो उसमें जो सेंट्रल मेटल का नाम लिखाएगा वो जो नाम होता है वही लिखा जाता है, ठीक है ना। हाँ, चेंज कब होगा, इन केस ऑफ एनायनिक पार्ट। फिर जैसे ही हम लोग सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं, तो सेंट्रल एटम का नाम लिखने के ठीक बाद हम लोग रोमन नंबर में स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। आफ्टर दैट जो भी हमारा जो बाकी काउंटर आयंस जो भी है उनका नॉर्मल जो नाम होता है उसको लिख दीजिए। तो क्लोराइड, सल्फेट। एक और एग्जाम्पल है बच्चों, होपफुली हम लोग का ये इस एग्जाम्पल के थ्रू जो है बाकी सारा जो है जो भी हम लोग रूल्स पढ़ा है उस रूल को हम लोग मतलब कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग देखते हैं अगला एग्जाम्पल, COEN का होल टू ClNH3Cl2। अब बड़ा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को बच्चों। हमारा जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, कैटायनिक पार्ट है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा कैटायनिक पार्ट है, तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में जो लिगेंड्स है उसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर लिगेंड एक ही तरह के नहीं है, इससे पहले जितने भी लिगेंड्स थे वो सारे एक तरह के थे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, लेकिन यहाँ पर 3 तरह के लिगेंड हम लोग को दिख रहा है। एक तो EN, एक Cl और एक क्या दिख रहा है हम लोगों को, NH3, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा बच्चों, सबसे पहला काम जो हमारा होगा कि लिगेंड का नाम लिखना, और लिगेंड में उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो EN में क्या कहते हैं, इथिलीन डाइएमिन कहते हैं, या इथेन 1,2 डाइएमिन भी कह सकते हैं। क्लोरीन को हम लोग यानी कि Cl यानी कि C हो जाएगा अल्फाबेटिकली C, और ये इथिलीन डाइएमिन जो हमारा E आ जाएगा पहले। तो E से पहले C आता है तो पहले सबसे, अब इसलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे C को। अब देखिए यहाँ एक और है NH3, NH3 क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, एमीन A, यानी कि अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा बच्चों, एमीन आएगा। तो सबसे पहले हम लोग नाम लिखेंगे एमीन का। तो एमीन कितना टाइम से, 1 टाइम है, तो लिख दिए सीधे एमीन। अब ये एमीनो भी लिख सकते हैं या सिंपल एमीन भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लिख दिए क्लोरो या क्लोराइडो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने यूज किया 20 क्यों किया यूज, क्योंकि इथिलीन डाइएमिन, ध्यान से सुनिए, इथिलीन डाइएमिन, डाई वर्ड पहले ही यूज हो चुका है नाम में, तो हम लोग दोबारा फिर से डाई वर्ड को रिपीट नहीं करेंगे। तो डाई के लिए मैंने क्या कहा था, अगर 2 बार अगर कोई ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा यूज किया जा चुका है नाम में, है ना, तो उसका नोमेनक्लेचर लिखने में अगर वो 2 या 3 टाइम्स आता है तो फिर से डाई ट्राई टेट्रा हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके जगह क्या यूज करते हैं, 20 ट्रीस टेट्राकीस। तो बच्चों EN कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स, इसलिए क्या लिखा हम लोगों ने 20। अब यहाँ पर इसका आईयूपीएसी ने लिख दिए हैं इथेन 1,2 डाइएमिन, या सिंपली हम लोग 20 इथिलीन डाइएमिन भी लिख सकते हैं, 20 इथिलीन डाइएमिन भी लिख सकते हैं। अब देखिए इस तीनों जो हमारा लिगेंड है इस सब का नाम लिख चुके हैं, तो अब बचा कौन, सेंट्रल मेटल। तो सेंट्रल मेटल का हम लोग नाम लिख लिया जस के तस, कोबाल्ट, बिकॉज ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन इसमें हमारा कैटायनिक पार्ट है, तो उसके सेंट्रल एटम के नाम में कोई चेंजिंग नहीं, तो कोबाल्ट। अब हम लोगों का काम क्या बच गया बच्चों, काम बच गया हम लोगों का इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो इथिलीन डाइएमिन पर कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, 0, इसका जो होगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। क्लोरीन पर -1, इस पर भी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस पर भी 0, क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, तो इस पर कोई चार्जेस नहीं होगी, कोई जब कोई चार्जेस नहीं होगी इससे कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होने का मतलब क्या कि 0, ठीक है। तो अंदर में क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है 1-, ठीक है, और बाहर में 2 क्लोरीन, यानी कि टोटल क्लोरीन 3, यानी कि 3-, तो हम लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे x - 3 = 0, तो क्या लिखेंगे x = +3, तो वो भी 3 ऐसे नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे रोमन नंबर में। और आफ्टर डेट हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद क्या है हमारा, क्लोराइड Cl2, तो हम लोगों ने लिख दिया क्लोराइड। तो होपफुली मुझे पूरा आशा है कि ये नोमेनक्लेचर आप लोगों को आज का लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई भी ऐसी क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आती है जिसको देखने के बाद आपको लगे कि नहीं बन रहा है, या किसी तरह की प्रॉब्लम आप लोगों को दिख रही है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करें, क्वेश्चन मुझे आप टेलीग्राम करें। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को टेलीग्राम नंबर सेंड किया था, टेलीग्राम कीजिए, मैं आपके हर एक सवाल का आंसर
देने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो बच्चों आप और भी क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ और उसको जो है आप लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें। ठीक है ना, कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लें। हाँ, तो बच्चों हम लोग एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए CuNH3 का होल 3 Cl2Br। हम लोग इस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से इसका हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, मतलब कोई चार्ज नहीं होगा इस पर, बिकॉज ये जो है मतलब ये वाटर में जब इसको हम लोग डिजॉल्व करेंगे तो ये आयन में डिसोसिएट नहीं होगा, है ना, बिकॉज इसमें कोई भी काउंटर आयंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा कोऑर्डिनेशन इस पर है। तो वी आर गोइंग टू राइट द यूपीएससी नेम ऑफ दिस मोलिकुलर फार्मूला। तो बच्चों जानते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सबसे पहले हम लोग नाम किसे लिखेंगे, लिगेंड का। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि मोर देन वन लिगेंड है, तो मोर देन वन लिगेंड है, अच्छी बात है। सबसे पहले हम नाम उसका लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली क्या आएगा, पहले आएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका नाम एमीन हो गया, इसका नाम हो जाएगा क्लोरीन, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमीन। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है, एमीन। तो क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग इसका नाम, कॉमन सी बात है कि एमीन 3 बार आया है तो लिखेंगे ट्राईएमीन, ट्राईएमीन। अब क्लोरीन और ब्रोमीन में से अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमीन आएगा, इसे लिखेंगे हम लोग ब्रोमीन। ठीक है ना, क्या लिखेंगे बच्चों, एक बार हम लोगों ने क्या लिखा, सबसे पहले लिखा ट्राईएमीन। ट्राईएमीन के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, कॉमन सी बात है कि चूंकि ये हमारा किसके अंदर में है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में है, तो इसका नाम चेंज होगा। तो क्या होगा, ब्रोमाइडो या ब्रोमो। ठीक है ना, और ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये ब्रोमीन तो एक बार था तो सिर्फ हम लोग लिख दिया ब्रोमाइडो या ब्रोमो भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्लोरीन क्या है, 2 टाइम्स है, तो क्लोरीन 2 टाइम्स है, और क्लोरीन जो नाम है हमारा उसमें पहले से कहीं पर भी डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज नहीं किया हुआ है, तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज कर सकते हैं। तो क्या अब यहाँ क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो या क्लोरो भी लिख सकते हैं, ठीक है, डाई क्लोराइडो। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब सारा का सारा जो है हम लोग नेमिंग कर चुके हैं, जितना भी लिगेंड्स है उसका नेमिंग कर चुके हैं। बचा कौन हमारा, कोबाल्ट। ठीक है ना, तो ऐसा कोई भी कंपाउंड है जिसमें कहीं कोई भी आयंस वगैरह नहीं है तो हम लोग उसका नाम जो है जस्ट का तस लिखते हैं, यानी कि जो भी नाम उसका है, जो भी उस सेंट्रल एटम का जो नाम होता है हम लोग सीधे सीधे उसका नाम लिख देते हैं। क्या लिख देंगे, कोबाल्ट। हम लोग जानते हैं कि जब सेंट्रल एटम का हम लोग नाम लिखते हैं तो सेंट्रल एटम का नाम लिखने के ठीक बाद उसका हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं इन द स्मॉल ब्रैकेट। तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन में मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग लिखने जाते हैं कोबाल्ट का। तो सबसे पहले कोबाल्ट को 1 मान लेते हैं, प्लस 0 × 6 0 × 3 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि एमीन हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसका कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। प्लस 1 क्लोरीन का -1 होता है तो क्लोरीन 2 है तो × 2, प्लस 1 ब्रोमीन का -1, तो x + 0 + -2 है ना, प्लस -1। आफ्टर जब इसको आप सॉल्व करेंगे 0 के बराबर हो जाएगा ये। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, x - 3 = 0, x जो होगा वो कितने के बराबर, 3 के बराबर, तो कितना आ जाएगा 3। इस तरीके से हम लोग इसका क्या कर लिए हैं, नेमिंग कर लिए हैं। अब मैं कुछ और भी क्वेश्चन को डिस्कस करता हूँ। जैसे ध्यान से देखिए, हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं CrEn का होल 3 Cl3। ठीक है बच्चों, हम लोग लिख रहे हैं क्या क्वेश्चन लिखे हैं, CrEn का होल 3 Cl3। तो इसको हम लोग नेमिंग करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर काउंटर आयंस भी है हमारा और कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा कैटायनिक पार्ट है क्योंकि पहले लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो भी सेंट्रल एटम या लिगेंड होंगे वो इसके नाम लिखेंगे। तो हमारा यहाँ लिगेंड क्या है, EN को क्या कहते हैं, इथिलीन डाई एमीन कहते हैं। तो क्या 3 बार आया है बच्चों, 3 बार आया है। तो अब ऑलरेडी पहले से डाई ट्राई टेट्रा लगा हुआ है तो हम लोग फिर से डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करेंगे, बल्कि अगर 2 बार आएगा तो 20, 3 बार आएगा तो 30, 4 बार आएगा तो टेट्राकिस। 3 बार आया ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रिस। ठीक है, तो अब ट्रिस लिखने के बाद जो है बड़ा सिंपली आप इसको लिख सकते हैं, इसका नाम इथिलीन
है ना, इथाइलिन या इथिलीन डाई एमीन। ठीक है, अब देखिए 3 बार के लिए ट्रिस हम लोगों ने यूज कर लिया। ट्रिस क्यों यूज किया, क्योंकि पहले से ही डाई वर्ड यूज किया हुआ है नाम में। ठीक है, तो हम लोग लिखा ट्रिस इथिलीन डायमीन, या लिख सकते हैं इथेन 1,2 डायमीन, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब काम खत्म किसका, लिगेंड का कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर में। अब आया हमारा किसका बारी, सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम का हम लोग नाम लेके देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्रोमियम है। और चूंकि हमारा केटायन पार्ट है तो नाम में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब जैसे ही हम लोग सेंट्रल एटम का नाम लिख लिए हैं, तो लिखने के बाद जो हम लोग जानते हैं कि यूज क्या करेंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किसका, तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम जानते हैं कि En पर चार्ज 0, तो x प्लस 0 इंटू 3 प्लस, अब क्लोरीन है बच्चों, तो क्लोरीन पर क्या, एक क्लोरीन पर -1, तो -1 इंटू 3 इक्वल्स टू वट 0। तो x प्लस 0 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +3। यानी कि 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग रोमन नंबर में। और आफ्टर डेट लास्ट में क्या है बच्चों, लास्ट में Cl3 है, तो बस क्या कहेंगे, क्लोरीन है हमारा, तो क्या लिखेंगे इसका नाम, क्लोराइड। तो इस तरीके से हम लोग नाम लिख सकते हैं। एक और लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ, इसके बाद आपको किसी प्रकार के एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। NiCO का होल 4। अब ध्यान से देखो बच्चों, CO को हम लोग कहते हैं कार्बोनिल, क्लियर है, कोई काउंटर आयंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारा। तो सेंट्रल एटम का नाम जस्ट के तस लिख देंगे हम लोग। सबसे पहले नाम हम लिखेंगे किसका, लिगेंड का। तो क्या हो जाएगा बच्चों नाम इसका, टेट्रा कार्बोनिल। क्यों हम लोग यहाँ पर 20 ट्रेस टेट्रा किस यूज क्यों नहीं किए हैं, इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि कार्बोनिल में पहले से कोई भी डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का यूज किया हुआ नहीं है। तो अगर कहीं कोई भी नेम है लिगेंड का, उसमें डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का यूज पहले से नहीं किया हुआ है, तो हम लोग डाई ट्राई टेट्रा वर्ड ही यूज करेंगे उसके नंबर को दर्शाने के लिए, कितना नंबर ऑफ लिगेंड, मतलब वो किस उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में कितनी संख्या में है। तो टेट्रा कार्बोनिल मतलब 4 की संख्या में है CO यानी कि कार्बोनिल। क्लियर, कोवर्ड नहीं बच्चों, कार्बोनिल है ये हमारा। अब हमारा नाम किसका बचा बच्चों, सेंट्रल एटम का, तो लिख लिया हम लोग नाम निकेल। ठीक है, आफ्टर डेट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हम लोग जानते हैं कि जिसका निकालना था उसको x मानते हैं, x प्लस, और हमारा कार्बोनिल पर कोई चार्ज नहीं होता, तो 0 इंटू वट 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0। तो हम लोग कहेंगे कि कुछ भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता। तो कुछ भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होने का कतई ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर 0 आ रहा है तो आप लिखेंगे उसको स्मॉल ब्रैकेट में 0, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। तो बच्चों मुझे पूरा आशा है कि आज का ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हम लोग अगले क्लासेस में बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको लेकर आने वाले हैं। तो जस्ट वेट एंड वॉच। थैंक यू।